चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया, नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन भाजपा की जीत का खाता खुल गया है। गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया। इसके बाद शेष सभी उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया। बात बहुत सीधी लगती है, लेकिन है बहुत टेढ़ी। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने पर बाकी ने नाम वापस क्यों ले लिया? क्या उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा नहीं भरा था? बाकी उम्मीदवारों ने नाम वापस क्यों लिया होगा? यह अहम सवाल है। क्या उन पर पर्चा वापस लेने के लिए दबाव डाला गया होगा? आखिर सभी दूसरे उम्मीदवारों को क्या लगा होगा कि उन्हें अपना पर्चा वापस ले लेना चाहिए? सिर्फ बसपा उम्मीदवार प्यारेलाल भारती ने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया था, लेकिन अंत में उन्होंने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया और भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। भले ही कांग्रेस या आप इसे लोकतंत्र की हत्या बताएं, लेकिन जो होना था वह कर दिया गया, वह हो गया। तकनीकी तौर पर अब भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। यह भी लोकतंत्र की एक बानगी है जो बताती है कि सत्ता किसी भी तरह हासिल की जा सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र पर 4 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे, जिनमें से 3 प्रस्तावकों को चुनावी अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए। तीनों प्रस्तावक क्यों पेश नहीं हुए? क्या उन पर भी पेश होने के लिए दबाव बनाया गया होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा। मिल भी गया तो क्या हो जाएगा और चुनाव आयोग क्या कर लेगा? आरोप है कि नीलेश ने अपने नामांकन पत्र पर 4 में से 3 प्रस्तावक के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया। मजे की बात यह है कि जिन 3 प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया है, तीनों ही कांग्रेस प्रत्याशी के बेहद करीबी लोग हैं। इनमें एक उनके बहनोई, एक भतीजा और एक उनके कारोबारी पार्टनर हैं। इससे क्या यह नहीं लगता कि इस मामले में बड़ा झोल है? ऐसा लगता है कि साम दाम दंड भेंट की नीति अपनाई गई। ऐसा क्या हुआ होगा कि तीनों करीबी प्रस्तावक मुकर गए? 8 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। तीनों प्रस्तावक का संबंध मीडिया से नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में नहीं है? रविवार को कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का फॉर्म अमान्य होने के बाद बाकी उम्मीदवारों ने सोमवार सुबह से सूरत कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर एक-एक करके अपने फॉर्म वापस ले लिए। जिन उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए हैं, उनका कहना है कि उन पर कोई दबाव नहीं था। लोक पार्टी के सुहेल शेख ने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी उम्मीदवारों के फोन बंद थे। क्या यह सामान्य बात है? क्या यह बात गले उतरती है कि एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद सभी ने अपने नाम वापस ले लिए? क्या चुनाव आयोग को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता? लगता भी होगा तो भी कर क्या सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं, उनके नाम हैं लोक पार्टी के सुहेल शेख, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के जय शाह भाई मेवाड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार भारत भाई प्रजापति, निर्दलीय उम्मीदवार अजीत उमात, बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती, निर्दलीय उम्मीदवार किशोर भाई दयानी, निर्दलीय उम्मीदवार रमेश भाई बारैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के अब्दुल हामिद खान हैं। आप नेता गोपाल इटालिया ने शनिवार को दावा किया कि नीलेश के प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और किसी ने डरा धमकाकर और दबाव डालकर प्रस्तावकों से शपथ पत्र लिया और उसे कलेक्टर ऑफिस में दिया। इस बीच नीलेश कुंभानी ने भी उमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके प्रस्तावकों को अगवा कर लिया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है। कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताई गई है। कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पड़साला के नामांकन को भी खारिज कर दिया। कांग्रेस बिना उम्मीदवार के रह गई है। पहले भी निर्विरोध चुनाव हो चुका है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे सूरत में भाजपा उम्मीदवार का चुनाव हुआ है।
2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव इस सीट से खड़ी हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने डिंपल यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। आखिर में संजू कटियार और दशरथ शंखावर नाम के 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद डिंपल यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से निर्विरोध चुना गया था। यशवंतराव चव्हाण 1963 में नासिक लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर निर्विरोध चुने गए थे। लक्षद्वीप से 10 बार के लोकसभा सांसद पीएम सईद 1971 में निर्विरोध चुने गए थे। 1962 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश की टिहरी संसदीय पर महाराजा मानवेंद्र सिंह निर्विरोध चुने गए थे। 1980 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से निर्विरोध चुने गए थे। विधानसभा की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कई बार बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का उम्मीदवार न होने की वजह से विधायक निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन सूरत में जो कुछ हुआ है वह बहुत रहस्यमय लग रहा है। सोशल मीडिया पर मजाक चलने लगा है कि जैसे सूरत की सीट जीत ली है ऐसे ही 400 सीट जीत लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। जनता ने अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। संविधान बदलने संबंधी अटकलों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नकार दिया है, लेकिन इसका क्या किया जाए कि संविधान बदलने की बातें खुद भाजपा नेता कर रहे हैं। अब तक भाजपा के कई नेताओं ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि 400 पार से उनका अभिप्राय क्या है। इस कड़ी में पहल उसी नेता ने की जिन्होंने 2017 में भी केंद्रीय मंत्री होते हुए ऐलान किया था कि हम संविधान बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। उनके इस बयान पर तब संसद में भारी हंगामा मचा था और तब भाजपा सरकार ने मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान से खुद को अलग कर लिया था। बाद में संसद के गतिरोध को समाप्त करने के लिए उक्त मंत्री साहब ने विपक्ष से माफ़ी तक मांग ली थी। 7 साल बाद जब 400 पार की गूंज सुनाई दी तो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के 6 बार सांसद रह चुके अनंत कुमार हेगड़े अपने मन की बात दबा नहीं पाए और एक बार फिर इसे जाहिर कर दिया। साफ साफ कह बैठे कि भारत के संविधान को बदलने के लिए हमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन इस बात को तो सलीके से धीरे धीरे आम लोगों के जनमानस में पेश करना था। कहाँ और कितना बोलना चाहिए था और कहाँ बोल गए। नतीजा ये हुआ कि इस बार भाजपा ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार तक नहीं बनाया है। फैजाबाद से भाजपा सांसद और 2024 लोकसभा उम्मीदवार डल्लू सिंह का भी एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें पार्टी की बैठक में कहते हुए सुना जा सकता है कि सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इसके लिए 2/3 बहुमत या उससे अधिक की ज़रूरत पड़ती है या नया संविधान बनाना। तो इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने होंगे। गुजरात में भाजपा के चुनाव प्रचार में 400 पार का शोर सबको जोर जोर से किया जा रहा है। एक भाजपा नेत्री अपने भाषण में कह रही हैं कि 400 नहीं 410 सीटें लानी होंगी, तभी अपने मुताबिक संविधान में बदलाव करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 25 साल बाद आपकी संतानें आपसे सवाल करेंगी कि सत्ता में रहकर आपने क्या किया। बहुत संभव है कि हमारी अगली पीढ़ी देश से पलायन कर जाए। मेरठ में भी जब अरुण गोविल, जो मेरठ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका भी कहना था कि संविधान में तो परिवर्तन होना समय की मांग है। क्या भाजपा जानबूझकर संविधान बदलने की बातें अपने नेताओं से करा रही है जिससे जनमानस को टटोला जा सके? 400 पार का नारा और संविधान बदलने की बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, मेहरबानी।